पॉलिसी और पब्लिक पॉलिसी क्या होती है समझने के बाद अगला क्वेश्चन हमारे मन में जो आता है वो है सर पॉलिसी बनती कैसी है और कई बार पॉलिसी लॉ का रूप, लॉ का फॉर्मेट कैसे अडॉप्ट करती है। ऐसा क्या खास हुआ कि गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज पुरानी छोड़नी पड़ी और एक नया रिफॉर्म लेकर एलपीजी के ऊपर आना पड़ा। चलिए दोस्तों देखते हैं सबसे पहले पब्लिक पॉलिसी प्रोसेस कैसी होती। सबसे पहला प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है या जनता खुद अपनी डिमांड रखती, जनता अपनी इच्छा बताती कि हमको इस तरह का कोई रूल चाहिए। पॉलिसी फॉर्मुलेशन शुरू होता है, एक बार फॉर्मुलेशन हो जाता है तो फिर उसका होता है अडॉप्शन। पहले पॉलिसी फ्रेम होगी, फिर जनता को बताई जाएगी, जनता उसको धीरे धीरे नए सिस्टम को, नए पॉलिसी को फॉलो करना, स्कीम को फॉलो करना शुरू करेगी। उसके बाद आता है पॉलिसी का फाइनल इंप्लीमेंटेशन, अडॉप्शन करवाओ, फिर धीरे धीरे उसको आपकी प्रैक्टिस में लाओ, इंप्लीमेंटेशन में लाओ और आखिरी में चेक करो। जैसे कि मैनेजमेंट का भी आखिरी स्टेप कंट्रोल होता है, चेक करो कि ये पॉलिसी क्या रिजल्ट दे रही है। सब शिक्षा अभियान लाए, पॉलिसी बनाई, फॉर्मुलेट हुई, धीरे धीरे अडॉप्ट करवाया, तेजी से इंप्लीमेंट करवाया। 2 साल के बाद इवैल्यूएट हुआ वापस से कि क्या इसका कोई रिजल्ट है, क्या बच्चों में एजुकेशन का लेवल और परसेंटेज बढ़ा है, क्या स्कूल आने वाले बच्चों की संख्या बढ़ी है। ये होता है इवैल्यूएशन। आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन चलाया तो फिर क्या देखेंगे, क्या लड़के लड़कियों के बीच का, मेल और फीमेल का जो सेक्स रेशियो हम पढ़ते हैं, क्या वो इंक्रीज हुआ, क्या वो सुधरा, क्या उसमें इंप्रूवमेंट आया। ये होता है इवैल्यूएशन। तो ये आप स्टेप्स ध्यान रखिएगा, ये 4-5 स्टेप्स पॉलिसी प्रोसेस की है। इसके बाद क्वेश्चन आता है क्या ये एक बार का काम है। नहीं नहीं साहब, लगातार गवर्नमेंट बदलती है, लगातार सोसाइटी बदलती है, तो पॉलिसी मेकिंग कंटिन्यूअस फीचर है, लगातार चलता ही रहेगा। कुछ ना कुछ पॉलिसीज हमेशा आती रहेंगी, जाती रहेंगी, पुराने रूल छोड़ेंगे, पुराने रूल में फिर से चेंजेस होंगे, अमेंडमेंट होंगे, यही पॉलिसी का नेचर है। तो नीतियां बदलती रहती हैं, लगातार बदलना ही इनका कैरेक्टर है। नेक्स्ट बात आती है सर कि लॉ कैसे बनता है। लॉ बनने के लिए हमारे पास 2 लेवल है, एक सेंट्रल लेवल जो कि है पार्लियामेंट और एक है स्टेट लेवल, स्टेट लेजिस्लेटिव जिसको हम बोलते हैं विधानसभा। सेंट्रल लेवल पे 2 हाउसेज हमारे पास, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा का एक और नाम ध्यान रखना हाउस ऑफ पीपल है, ये वर्ड ध्यान रखना, और राज्यसभा का एक और नाम ध्यान रखना काउंसिल ऑफ स्टेट से। तो 2 लेवल पे बनते हैं हमारे, 3 अलग अलग एमसीक्यू है भैया यहाँ पर। 2 लेवल, सेंट्रल लेवल और लेजिस्लेटिव लेवल। दूसरी बात, लॉ मेकिंग बॉडीज वहीं बैठी हुई हैं। तीसरी बात, 2 हाउसेज हमारे पास, राज्यसभा और लोकसभा, उनके अलग अलग नाम। प्रोसेस कैसे शुरू होती, 3 स्टेजेस पे प्रोसेस है। देखिए ये एक और एमसीक्यू आपके लिए, लॉ मेकिंग प्रोसेस 3 अलग अलग स्टेजेस से गुजरती है। ये वो ट्रेन है जो अलग अलग स्टेशन छोड़ती है, नेक्स्ट स्टेशन पे जाती है और फाइनली अपने डेस्टिनेशन मतलब एक्ट के रूप में फॉर्म होती है। 3 अलग अलग स्टेज, पहला प्री लेजिस्लेटिव, दूसरा लेजिस्लेटिव और तीसरा पोस्ट लेजिस्लेटिव। प्री लेजिस्लेटिव क्या है, जब आपने देखा कि ये पब्लिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन शुरू होगा तो पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाएगा। ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होगी तो भैया ये प्री लेजिस्लेटिव पॉलिसी को बनाना तो शुरू करो, उसको बिल का रूप तो दो, फिर समझेंगे कि क्या करना है। तो देखो प्रोसेस किस तरह चलेगी। प्री लेजिस्लेटिव में आता है किसी लॉ की डिमांड है, क्या कोई पुराना लॉ बेकार हो गया, क्या क्या पुराने लॉ में कोई चेंज करना है, क्या कोई नया एक्ट पूरी तरह से इस समय की रिक्वायरमेंट है क्या, इस सोसाइटी की रिक्वायरमेंट है क्या, ये देखते हुए कोई बिल ड्राफ्ट किया जाता है। और वो बिल जो ड्राफ्ट होता है उसको लॉ मिनिस्ट्री वेटिंग करती है, उसके बाद कैबिनेट को भेजा जाता है कि आप अप्रूव करो। जब कैबिनेट अप्रूव करता है, एक होती है हमारे यहाँ स्टैंडिंग कमेटी, जब कैबिनेट अप्रूव करेगा उससे पहले लाया जाएगा पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी के पास। स्टैंडिंग कमेटी उसको चेक करेगी, कैबिनेट अप्रूव करेगा और फिर उसको रखा जाएगा पार्लियामेंट में। वो जिस भी डिपार्टमेंट की पॉलिसी है, चाहे वो लॉ मिनिस्ट्री हो, चाहे वो हेल्थ मिनिस्ट्री हो, चाहे वो एजुकेशन मिनिस्ट्री हो, चाहे वो इंडस्ट्री मिनिस्ट्री हो, जो भी मिनिस्ट्री, उसका हेड, उसका मिनिस्टर पार्लियामेंट में उसको 3 बातों के लिए रखेगा। पहला, बिल को पार्लियामेंट में रखकर सारे सांसदों को सुनाया जाए, पढ़ाया जाए, देखा जाए, कंसिडर किया जाए कि ये सही बना है या नहीं, और इसको फाइनली रिजोल्यूशन करके पास कर दिया जाए। सारे लोग इस बिल पे हाँ कर दें तो वो एक्ट के रूप में बनना शुरू हो जाएगा। ये थी इसकी लेजिस्लेटिव प्रोसेस। बिल पहले फर्स्ट हाउस में जाएगा, उसके बाद सेकंड हाउस में, एक एक करके दोनों हाउस से बिल पास होगा। बिल पास हो जाने के बाद ये जाएगा लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट ऑफ द लॉ मिनिस्ट्री। जो लॉ मिनिस्ट्री, उसका लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट इसको फिर से रिफाइन करेगा और फाइनली भेज देगा प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट चाहे तो कोई इंफॉर्मेशन आपसे मांग सकता है, जिस दिन प्रेसिडेंट साइन कर देगा वो बिल कन्वर्ट हो जाएगा
एक्ट में। तो प्रोसेस 3 स्टेजेस में हुई। पहला प्री लेजिस्लेटिव, लोगों की डिमांड, सोसाइटी की रिक्वायरमेंट, पुराने को खत्म करना, नए को लाना, अमेंडमेंट करना। लेजिस्लेटिव प्रोसेस, बिल ड्राफ्ट होगा, कैबिनेट के पास जाएगा, स्टैंडिंग कमेटी चेक करेगी, पार्लियामेंट में रखना, वोटिंग करवाना, ये लेजिस्लेटिव प्रोसेस है। वोटिंग करके उसको दोनों हाउसेस से पास करवाना, प्रेसिडेंट के पास भेजना, उसकी असेंट लेना। दिस इज द होल प्रोसेस। अब इसमें से ये जो अंडरलाइन है, इसमें से किसी भी बात पे ऑब्जेक्टिव आ सकता है। मैंने सारी इंपॉर्टेंट लाइन दे दी, सारी इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ बता दी कि इसमें से किसी पे एमसीक्यू आएगा। चलिए, इस तरह जब एक्ट बन गया, एक पॉलिसी फ्रेम हो गई, तो पॉलिसी ले डाउन करती है मेन रूल्स, और बाद में एक बार एक्ट या पॉलिसी बन जाने के बाद आते हैं उसको सपोर्ट करने के लिए उसके सबऑर्डिनेट रूल्स। तो ध्यान रखना, पॉलिसी मेकिंग में ऐसा नहीं हुआ कि एक्ट बन गया तो फाइनल हो गया। बाद की प्रोसेस बहुत सारी है, कंटिन्यूस और डायनामिक प्रोसेस है। उसके बाद उसको सपोर्ट देने के लिए एक्ट ने तो क्या मेन गाइडलाइन बता दी, उस मेन गाइडलाइन को फॉलो करवाने के लिए आपको कई बार बनाने पड़ते हैं रूल्स, रेगुलेशंस और प्रोसीजर्स। उसके लिए बाद में और डिटेल्ड आपको पॉलिसीज फ्रेम करना पड़ती है। तो मेन गाइडलाइंस पहले आ गई, एक्ट के रूप में आ गई, उसके बाद आप चाहो तो सब्सिडरी गाइडलाइंस और फॉलो करवाओ। आखिरी बात, क्या ये पॉलिसी सोशल एक्शन का रिजल्ट, क्या ये पॉलिसी सोशल एक्शन रिजल्ट कर सकती है? बिल्कुल साहब। आपने जैसे ही एक स्लोगन दिया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जब आपने स्लोगन दिया तो भैया पूरे सोसाइटी में अवेयरनेस आई, सोशल एक्शन हुआ कि नहीं गर्ल चाइल्ड का प्रोटेक्शन होना चाहिए, उसको वॉर्म में ही जो उसको मार देते हैं वो कम होना चाहिए, लड़कियों पर फोकस गया, एजुकेशन स्तर बढ़ा, धीरे धीरे ये अवेयरनेस क्रिएट हुई। तो कई बार पॉलिसी सोशल एक्शन में रिजल्ट करती है। जब गवर्नमेंट तंबाकू और सिगरेट की अजीब से एड देती है तो गवर्नमेंट के साथ साथ पब्लिक भी अवेयर होती है कि भैया अब अपने को सिगरेट ना पीना, वरना ये वाला हिस्सा चला जाएगा। आप ऐड देखते हो इस तरह से, बहुत सारे लोगों को डेथ हो गई, ये बात उस ऐड में बताई जाती। तो कई बार पॉलिसी है भैया सिगरेट के पैकेट पे फोटो छपेंगे वो सारे कैंसर वाले, तो इससे अवेयरनेस बढ़ती है, सोशल रिजल्ट अराइज हो सकता है। तो ये था पब्लिक पॉलिसी के फॉर्मुलेशन, आइडेंटिफिकेशन, इंप्लीमेंटेशन और कंट्रोल, इवैल्यूएशन को लेकर, और फिर किस तरह से दो हाउसेज में लॉ बनाए जाते हैं, कैसे एक बिल एक्ट तक पहुंचता है। सिंपल से हिंदी में कहानी याद रखना, कोई भी ऑब्जेक्टिव आएगा आपसे जरूर बनेगा। नेक्स्ट सर, पब्लिक पॉलिसी कितने तरह के नेचर की हो सकती है? मान लो जब भी पब्लिक पॉलिसी लॉन्च की जाएगी उसका नेचर क्या होगा? 3 तरह से पब्लिक पॉलिसी फ्रेम की जा सकती है। पहला, कुछ पॉलिसीज रेस्ट्रिक्टिव हो सकती हैं, कुछ पॉलिसीज रेगुलेटरी हो सकती हैं, और कुछ पॉलिसीज फैसिलिटेटिंग हो सकती हैं। रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज कौन सी होंगी? रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी जो आपके बेनिफिट को कर्टेल कर देंगी, ये आपका एक ऑब्जेक्टिव है, ध्यान रखिएगा। रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी आपके बेनिफिट को किसी पर्टिकुलर मुद्दे पे कम कर देती, नाम ही उसका रेस्ट्रिक्टिव है। जैसे कि इंपोर्ट करते समय आपको कस्टम ड्यूटी देना पड़ेगी, उससे क्या होगा? सर गवर्नमेंट बोल रही है कि इंपोर्ट कम करो वरना आपको कस्टम ड्यूटी देना, तो वो एक रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी है, ताकि लोग बाहर से इंपोर्ट ना करें, इंडिया में ही प्रोडक्ट को परचेज करें। रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी। सेकंड, रेगुलेटरी पॉलिसी, किसी भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री या बिजनेस को रेगुलेट करने के लिए आपने कोई अथॉरिटी बना दी, जैसे बैंक को रेगुलेट करने के लिए आपने कौन सा बनाया? सर आरबीआई। कैपिटल मार्केट को सर सेबी। इंश्योरेंस इंडस्ट्री को IRDA। अलग अलग बॉडीज, अलग अलग अथॉरिटीज फ्रेम कर देना। तो रेगुलेटरी प्रैक्टिसेस जो होती हैं वो किसी पर्टिकुलर सेक्टर की एक्टिविटी को रेगुलेट करने के लिए बनाई जाती है। 3 नाम ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, फैसिलिटेटिंग पॉलिसी। सर ये किस तरह की? जिसमें आप किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी, किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री, बिजनेस को सपोर्ट देते हो, को फैसिलिटेट करते हो, को हेल्प करते हो, तो माना जाता है वो एक फैसिलिटेटिंग पॉलिसी है। जैसे उज्ज्वला योजना फैसिलिटेटिंग पॉलिसी, जनधन योजना फैसिलिटेटिंग पॉलिसी, MSME को लेकर अगर आप पॉलिसी बना रहे हो फैसिलिटेटिंग पॉलिसी, स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स को लेकर कोई पॉलिसी बनाना, मेक इन इंडिया को लेकर कोई पॉलिसी बनाना, फैसिलिटेटिंग पॉलिसी। सिंगल विंडो क्लियरेंस देना कि अलग अलग डिपार्टमेंट भटकने की जरूरत नहीं है, एक ही जगह आपको सारे लाइसेंस, सारी क्लियरेंसेस मिलेगी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देना, फैसिलिटेटिंग पॉलिसी। 2 शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, MSME फुल फॉर्म माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, दूसरा NSDC नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, और गवर्नमेंट स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम बहुत ज़्यादा चला रही है, मतलब ये एक फैसिलिटेटिंग पॉलिसी। तो 3 तरह की पॉलिसी, रेस्ट्रिक्टिव, रेगुलेटरी और फैसिलिटेटिंग पॉलिसी। नेक्स्ट टॉपिक है बॉस आपका कि इंडिपेंडेंट के बाद हमारी पॉलिसी का क्या हुआ। 1947 में हमारी हालत बहुत खराब थी क्योंकि अचानक बंटवारा हुआ, उसमें दंगे भी हुए, भुखमरी भी बढ़ी, लोग इधर से उधर शिफ्ट हुए, बहुत प्रॉब्लम्स रही। उस समय की बड़ी प्रॉब्लम थी हमारी 47% ऑफ द पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन थी। ये आपका एक और MCQ है, ये आपका दूसरा था, ये तीसरा था, ये फुल फॉर्म्स आपके लिए 4th MCQ हैं और ये आपका 5th MCQ है। इसके अलावा ऊपर से देखें तो ये आपको सिर्फ रीड करना है क्योंकि इसमें से कोई भी चीज़ वो पूछे तो हमसे बन जानी चाहिए, बस ये टारगेट है। चलिए साहब वापस आते हैं। 47% पॉपुलेशन का जो डाटा है वो 1951 में बिलो पॉवर्टी लाइन था और 72% वर्कफोर्स हमारा जो है वो एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ था। एग्रीकल्चर हमारा नेशनल इनकम में 50% कंट्रीब्यूट करती थी। ये 3 डाटा याद रखना, 47% बिलो पॉवर्टी लाइन,
72% एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ और हमारी नेशनल इनकम में 50% कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर से ही आता था। सिर्फ 2% वर्कफोर्स जो थी वो इंडस्ट्रीज में लगी हुई थी। तो आप ही बता दो भैया, अब क्या ज़रूरत थी हमारे देश की? हमारे देश की ज़रूरत थी एग्रीकल्चर को और अच्छा करना, इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करना, डिफेंस सिस्टम अच्छा करना, क्योंकि उस समय हमारा बंटवारा हुआ था, तो देश की सिक्योरिटी का ध्यान रखना। हमारी उस समय की कॉटन और टेक्सटाइल, उस समय के हमारे दो मेन चीज़ें कॉटन टेक्सटाइल और जूट इंडस्ट्री सब पाकिस्तान के एरिया में चली गई थी, क्योंकि उसकी खेती वहीं ईस्ट पाकिस्तान में होती थी, जो कि आज बांग्लादेश है। तो भैया इस मुद्दे को भी डील करना। ऐसे वेराइटी ऑफ इशूज़ इंडिपेंडेंस के समय हमारे पास थे। गवर्नमेंट ने उसी हिसाब से उस समय इकोनॉमिक पॉलिसीज और पब्लिक पॉलिसी फ्रेम की। पब्लिक पॉलिसी फ्रेम करने का एक और बढ़िया तरीका, इट शुड ऑलवेज इन्वॉल्व अ वेल प्लान पैटर्न और कोर्स ऑफ एक्टिविटी। भैया नया चीज ध्यान रखना, पब्लिक पॉलिसी का एक बड़ा फीचर प्लानिंग, पब्लिक पॉलिसी का एक बड़ा फीचर प्लानिंग होना चाहिए। गवर्नमेंट ने प्लान्ड मैनर में इन इश्यूज को टैकल किया तो ही आपकी सक्सेस है, वरना आपकी सक्सेस नहीं। तो कोई भी पब्लिक पॉलिसी हो, ये बात आपको ध्यान रखनी है। सेकंड बात, जब हम आज़ाद हुए दुनिया दो हिस्सों में डिवाइडेड थी, एक तरफ था यूएसए, एक तरफ था रशिया। ऐसा क्यों भैया? यूएसए था कैपिटलिस्टिक मॉडल पे और रशिया था कम्युनिस्टिक मॉडल पे, सोवियत यूनियन जिसको उस समय बोलते थे। रशिया हमारा बहुत अच्छा दोस्त रहा है हमेशा, और आज भी इंडिया का हमेशा उसने सपोर्ट किया है। तो यूएस का कैपिटलिस्ट मॉडल क्या बोलता था? सब चीज़ें फ्री हैं, सब प्राइवेट हैंड्स में होंगी, सबको फ्रीडम ऑफ चॉइस है। चलो साहब ठीक है। कम्युनिस्ट मॉडल क्या बोलता है? सारे पावर्स गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए, सारी सुविधाएं गवर्नमेंट देगी, सारी रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट पूरी करेगी, कंट्रोल भी उनका, फैसिलिटी भी उनकी तरफ से। ये कम्युनिस्ट मॉडल था। अब इसी दौरान एक और एमसीक्यू आप ध्यान रखिएगा, ईस्टर्न यूरोपियन नेशन से एक वार्सा पैक्ट साइन किया था। ये आपके ऑब्जेक्टिव्स हो गए, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। वार्सा पैक्ट ईस्टर्न यूरोपियन नेशंस ने साइन किया था, जिसमें कम्युनिस्ट पैटर्न वाली इकोनॉमीज ज्यादा थी। वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस थे ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, जर्मनी, इन्होंने कैपिटलिस्टिक मॉडल फॉलो किया था। ये ध्यान रखने वाली बात है। हालांकि इनकी इकोनॉमी भी पूरी तरह कैपिटलिस्टिक नहीं थी, कुछ चीजें गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी। इन दोनों बातों को ध्यान में रख के, एक तरफ यूएसए, एक तरफ सोवियत यूनियन, रशिया, इन दोनों के मॉडल्स को ध्यान में रख के हमने अडॉप्ट किया मिक्स्ड इकोनॉमी। कुछ चीजें प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में होंगी और कुछ चीजें गवर्नमेंट के हाथ में होगी। इन दोनों बातों को आपने ध्यान रखा तो हमारा बना मिक्स्ड इकोनॉमी पाथ। ये आपका फिफ्थ ऑब्जेक्टिव है कि इंडिया में कौन सा पाथ अडॉप्ट किया आफ्टर इंडिपेंडेंस? मिक्स्ड इकोनॉमिक पाथ। नेक्स्ट, इसके लिए एक और डेवलपमेंट करना पड़ा, वो था इंडस्ट्री डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट का, आईडीआरए का। आईडीआरए बनाया गया 1951 में, ये बात आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ी होगी। चलिए साहब, तो गवर्नमेंट ने मिक्स्ड इकोनॉमी कंसेप्ट अडॉप्ट किया, इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए आईडीआरए एक्ट भी बनाया। इसी के साथ गवर्नमेंट ने एक और बड़ा एक्शन लिया, ये है आपका सिक्स्थ एमसीक्यू, वो है प्लानिंग कमीशन, जो 5-5 साल की प्लानिंग करता था। क्योंकि अभी हमने पढ़ा यहां पर, बिना प्लानिंग के अगर आप कोई पॉलिसी बनाओगे फेल हो जाएगी। तो प्लानिंग कमीशन, जिसका आज का नया नाम 7th एमसीक्यू मेरे लिए नीति आयोग है, ये ध्यान रखना। प्लानिंग कमीशन पुराना नाम था, नया नाम जो है वो है नीति आयोग। और क्या खास बातें थी? ये जो मैंने टिक किया, ये एमसीक्यू में भले ही नहीं आया, सिर्फ आपके नॉलेज के लिए, सिर्फ दिमाग में बिठाना है। जरा सी बात है, उस समय हमारी प्रॉब्लम थी सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, बंटवारा हुआ था, लोग बिखर गए थे, एग्रीकल्चर बेस्ड बहुत सारी प्रॉब्लम थी, रीजनलिज्म अपने यहाँ बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत प्रॉब्लम था, एक्सटर्नल सिक्योरिटी, देश की सिक्योरिटी बहुत बड़ा इशू था। ये सारे इश्यूज आज़ादी के समय हमारे पास थे। और देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना, जिसके लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल का आज भी नाम लिया जाता है, उन्होंने कैसे इतनी सारी रियासतों को इंडिया में मर्ज होने के लिए रेडी किया, उसके बाद भी देश का वापस अगला विभाजन ना हो, एक बार तो हो चुका है, अगला वापस कोई बंटवारा ना हो, उसकी इंटीग्रिटी को मेंटेन करना और देश का विकास करना, ये सारे उस समय के मेजर प्रॉब्लम्स और इश्यूज थे। तो दोस्तों, ये तो थी हमारे देश की उस समय की समस्याएं। हमने मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो किया, लेकिन सोशल प्रोटेक्शन बहुत दिया गया, परंतु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट फिर भी हमारे यहाँ लो था। इसके बाद बहुत सारे डेवलपमेंट पूरी दुनिया में हुए, जैसे कि वार्सा पैक्ट जो देशों के बीच में हुआ था वो टूट गया, रशिया खंड खंड हो गया, मतलब उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, रशिया अपने आप में डिवाइड हो गया। इसके अलावा बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस थी, जैसे आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, इनके लोन बहुत सारे हो गए थे, ये सब प्रॉब्लम्स चल रही थी। इंडिया के ऊपर भी बहुत सारा कर्जा था, अब क्या करें? तो फिर वो समय आया जब गवर्नमेंट को सोचना पड़ा कि यार बॉस, अब अपने को अपनी पॉलिसी बदलने का है ना। जब आपको भी लगता है कि अब तो अपनी इज्जत दाव पे बॉस, अपना ईगो हर्ट हो रहा है, तो अब तो कुछ करना ही पड़ेगा ताकि अपने को प्रशंसा मिले। अब अपना एक 100% टर्न अराउंड करने की इंडियन इकोनॉमी को ज़रूरत थी। वो ईयर था फिर 1991, और ये मेजर रीज़न थे लिबरलाइजेशन के। जब गवर्नमेंट को समझ पड़ गया कि अगर अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, देश की 12 बज जाएगी, तो उस समय ये ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट मेजर शिफ्ट था पॉलिसी में जो इंडिया की गवर्नमेंट ने किया।
क्यों? क्योंकि रीजंस बहुत सारे थे ये करने के। हमारे ऊपर कर्जा बहुत था, हमारे पास फॉरेन रिजर्व्स बहुत कम थे, बोला भी गया कि इंडिया को अपना सोना गिरवी रखना पड़ गया, उसके दम पे फिर उसको पैसा मिला, इन्वेस्टर्स इंडिया आ नहीं रहे थे, इन्फ्लेशन बहुत हाई था, अनएम्प्लॉयमेंट का रेट बहुत ज़्यादा था, टेक्नोलॉजिकली हम पीछे चल रहे थे। ऐसी न जाने कितनी वजह जो लिबरलाइजेशन की तरफ, ग्लोबलाइजेशन की तरफ इंडिया को धीरे धीरे कदमों कदमों में ले गई। तो अगर आपको एमसीक्यू आ जाए कि लिबरलाइजेशन के पीछे क्या कारण थे, तो ये सब हिंदी में मैंने कारण बताया, इंग्लिश में आप ऑप्शन पढ़ोगे जरूर याद रहेगा। नेक्स्ट बात, ग्लोबलाइजेशन से क्या फायदा होना था? ग्लोबलाइजेशन का फायदा होना था भैया कि वर्ल्ड इज अ विलेज, मतलब हम भी वर्ल्ड का हिस्सा हो गए, हमारी इकोनॉमी इंटीग्रेट होगी वर्ल्ड की दूसरी इकोनॉमी से। ये ग्लोबलाइजेशन का सबसे बड़ा फायदा था। तो 2-3 एमसीक्यूज यहां से ध्यान रखिएगा, ये रीजंस आप ध्यान रख लीजिएगा, रीड करके छोड़ना है। कुछ रीजंस जो इंडिया को लिबरलाइजेशन की तरफ ले गए। दूसरा, हमारी इच्छा थी कि ग्लोबलाइजेशन हमारा वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ हो। तीसरा, इसके लिए हम लाए सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स, जिसका पॉलिसी थी न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991। ये एक बड़ा चेंज था। इन्वेस्टमेंट हमारा टारगेट था, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में आए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंडिया में इन्वेस्ट करें, ये टारगेट के साथ ये पॉलिसी बनाई गई ताकि हमारे पास सफिशिएंट फंड हो, टेक्नोलॉजी लेटेस्ट हो और हमारा भी ग्रोथ और डेवलपमेंट हो पाए। इसके लिए हमने अगली स्टेप एक और उठाई, वो था FIIs को इंडिया में बुलाना कि भैया पधारो महारा देश, आओ और यहाँ पैसा लगाओ, हम बहुत बड़ी कंट्री हैं, आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है और हमें भी। FIIs वो लोग हैं, ये आपका 4th ऑब्जेक्टिव है भैया, हु आर FIIs? FIIs वो हैं जिनके पास भयंकर बहुत बड़ा फंड होता है, जो हमारे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और स्पेकुलेट करते हैं। तो FIIs के पैसा लगाने पे हमारा मार्केट बढ़ेगा, लोगों का भरोसा, दूसरे देशों का भरोसा, इन्वेस्टर्स का भरोसा भारत के ऊपर बढ़े, इसलिए हमने FIIs को बुलाया। हालांकि रिस्क होती है, जब भी FIIs अपना पैसा निकाल के वापस चले जाते हैं, इकोनॉमी डाउनफॉल की तरफ होती है। हालांकि उस समय तो यार अपने पास खोने को कुछ था ही नहीं, तो FIIs को बुलाया गया। साथ ही साथ अपने जो भारतीय आउट ऑफ इंडिया बसे हुए थे, जिनको हम बोलते हैं NRI, नॉन रिलायबल इंडियंस, नहीं नॉन रेसिडेंट इंडियंस, और OCI जिनको बोला जाता है ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, इनको भी बोला बॉस तुम्हारा ही देश है, तुम्हारी ही मिट्टी है, इसी मिट्टी में खेल के बड़े हुए, कुछ करो, तुम भी यहाँ इन्वेस्ट करो, कुछ फॉरेन करेंसी लेके आओ। तो इन लोगों ने भी बेटर रिटर्न्स के लालच में, मतलब अपने को कुछ तो देना पड़ेगा ना, लालच क्या होता है, वो पैसा लगा रहे हैं यार, रिटर्न तो देना पड़ेगा, तो उनको भी हमने रिटर्न देने की बात कही, उनको कुछ स्पेशल बेनिफिट्स भी हमने प्रोवाइड किए। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने एक और एक्शन लिया, वो था FDI को कॉल करना। ये आपका 5th पॉइंट है, सॉरी ये 6th पॉइंट है। NRIs के फुल फॉर्म और OCI का फुल फॉर्म आपका 5th ऑब्जेक्टिव है। 6th ऑब्जेक्टिव, FDIs को बुलाया गया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्या मतलब सर? डायरेक्ट पैसा, डायरेक्ट पैसा इन्वेस्ट हो हमारा यहाँ पर। FIIs और FDIs में थोड़ा सा अंतर है, FIIs मोस्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, जबकि FDIs बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। तो हमारी कोशिश थी FDIs को लाने की, ताकि फॉरेन एक्सचेंज इन्वेस्टमेंट इंडिया में बढ़े और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, ये सब इंडिया को मौका मिले। तो बॉस FDI लाने के लिए गवर्नमेंट ने सबसे पहले क्या करा? ड्यूअल रूट अपनाया। ड्यूअल रूट मतलब पहला, RBI जो है ऑटोमेटिक रूट से कुछ हिस्सों में परमिट करेगा। एग्जांपल दे रहा हूं जरा सा, 1 मिनट का बस। आप बाहर बैठे हुए कोई व्यक्ति हो, इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हो, आपके पास 2 रास्ते आने के। पहला, RBI के थ्रू आओ, ऑटोमेटिक रूट। दूसरा, यूनियन गवर्नमेंट की अप्रूवल लेके आओ। सर ये 2 रास्ते क्यों बना भैया? कुछ बिजनेस ऐसे थे जिसमें आप डायरेक्टली इन्वेस्ट करो, हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं, लेकिन कुछ बिजनेस ऐसे थे, कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी थी जिसमें इन्वेस्ट करवाने से पहले गवर्नमेंट की अप्रूवल जरूरी है। तो शुरुआत में हमने 2 रूट इस तरह से अपना, एक RBI वाला रूट ऑटोमेटिक और एक यूनियन गवर्नमेंट वाला रूट परमिशन वाला रूट, ऐसा आप बोलेंगे। ऑटोमेटिक रूट किसमें प्रमोट करोगे यार? जो अपनी जरूरत है ना, जिसको देश की जरूरत है, जैसे कि इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, उन इंडस्ट्रियल सेक्टर में सीधा बोलो कि फॉरेनर्स आओ, पैसा लगाओ, क्योंकि अपनी जरूरत है। जहां पर कुछ कॉम्प्लिकेशंस थे, वहां पर फिर हमने परमिशन रूट को अडॉप्ट किया। NRIs और OCIs को क्या बोला? भैया तुम 100% तक की इक्विटी लगा दो, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हाई प्रायोरिटी सेक्टर में तुम जितना इन्वेस्ट करोगे उतना ज्यादा फायदा मिलेगा, लेकिन तुमको हमारी परमिशन लेनी पड़ेगी। साथ ही साथ फॉरेन ब्रांड्स को यूज करने का लिबरलाइजेशन वाला स्टेप उठाएगा। मतलब पहले कंपनीज अपना ब्रांड यूज नहीं करती थे, फॉरेन ब्रांड को यूज कर सकती हैं, अपना नाम यूज कर सकती हैं, सबसे बड़ी बात। और 51% किया गया पार्टिसिपेशन लिमिट को, मतलब 51% की इक्विटी ये फॉरेनर लोग आके एग्जिस्टिंग कंपनी में लगा सकते हैं और उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। ये भी गवर्नमेंट ने अलाउ किया। तो 4-5 बातें इंपॉर्टेंट थी। और साथ ही साथ क्या चेंज करना था भैया? एक एक्ट था अपने यहाँ फेरा 1973 का एक्ट था, फुल फॉर्म था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। उसकी जगह एक नया एक्ट लाया गया 1999 में, वो था फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये आपका 7th ऑब्जेक्टिव था रूट, और ये आपका 8th ऑब्जेक्टिव है, जिनमें ये 2 फुल फॉर्म आपको याद रखने हैं।
अब गवर्नमेंट ने यहाँ और क्या करा, देखो अलग अलग तारीखें दी हुई हैं, आप अगर येलो लाइंस ध्यान से देखोगे तो अलग अलग तारीखें दी। 1997 में उन्होंने 100% एफडीआई अलाउ किया कैश एंड कैरी होलसेल में, और सिंगल ब्रांड रिटेलिंग में अलाउ किया 51% इन जून 2006। ये कुछ डाटा है बेटा, थोड़ा सा पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। 2012 में उन्होंने इसको 100% भी करा सिंगल ब्रांड रिटेलिंग में, और मल्टीपल ब्रांड रिटेलिंग में 51% का भी अलाउंस दिया। और आज जो आप इतने बड़े बड़े ब्रांड्स देख रहे हो ना, एमजी हेक्टर, सोनी, सैमसंग, हुंडई, माइक्रोसॉफ्ट, जनरल मोटर्स, ये सब कहाँ से आया दादा, टोयोटो, हुंडा, ये कहाँ से आ रहे हैं, ये सब इस एफडीआई लिमिट के कारण इंडिया में मौजूद है। वॉल्वो भी एक अच्छा एग्जांपल है। चलिए साहब, 4-5 बातें वापस से। ड्यूअल रूट अडॉप्ट किया, एक आरबीआई ऑटोमेटिक, एक गवर्नमेंट परमिशन वाला। ऑटोमेटिक जहां हमारी जरूरत थी, हाई प्रायोरिटी सेक्टर, एनआरआईज और ओसीआईज को भी हमने यहाँ अलाउ किया 100% कि तुम्हारी 100% इक्विटी रखो। बाहर वालों को बोला तुम्हारा ब्रांड नेम यूज करो, उनको 100% अलाउ किया। कैश एंड कैरी में, रिटेलिंग में अलाउ किया पहले 51, बाद में इसको सिंगल रिटेलिंग में 100% तक हमने अलाउ किया। ये था एफडीआई, और एफडीआई बहुत काम की चीज़ है भैया। एफडीआई के कारण आपके राहें खुलती गई, अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ी, नई टेक्नोलॉजी आई, नई जनरेशन उसमें काम करने लगी। एफडीआई के कारण ही आप ये जो चेंज देख रहे हो आज का भारत, एफडीआई के कारण है मोस्टली। फिर हम लोगों ने भी इस तरह से कंपनियां बनाई, इंडिया में भी फिर कंपनी डेवलप हुई, कंपटीशन आया तो इंडियन कंपनीज ने भी बेटर परफॉर्म किया, अपने आप को ग्लोबल ले गई इंडियन कंपनीज भी। ऐसा नहीं कि इंडियन कंपनी ने कुछ नहीं किया, इंडियन कंपनीज भी अपने आप को ग्लोबलाइज करती चली गई, और आज भी आप जानते हो बहुत सारी कंपनी वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में काम कर रही है। अगला क्वेश्चन जो हमारे मन में आता है मालिक, वो ये है कि नीड फॉर रिफॉर्म्स। 1991 में ऐसा क्या हुआ था यार, उसकी कुछ बातें तो आप मुझसे इस पैराग्राफ में पढ़ चुके हो। कुछ प्रॉब्लम्स थी जो हमने यहाँ पढ़ी, हम किस पे डिपेंडेंट थे वो पढ़ा, हमारे लोन्स ज़्यादा हो गए थे ये हमने पढ़ा, और ज़्यादा क्या था, हाई रेट ऑफ टैक्सेशन सबसे बड़ी प्रॉब्लम। हमारे यहाँ उस समय ट्रेड यूनियन चलती थी, मजदूरों की यूनियन, उसके कारण प्राइवेट सेक्टर वाले रियली बहुत परेशान थे, क्योंकि ट्रेड यूनियन का पूरा कंट्रोल था, वो चाहे जब हड़ताल कर देते थे। यार तो कौन प्राइवेट प्लेयर काम करने आएगा इंडिया में कि यहाँ तो ट्रेड यूनियन का कब्जा है। अगर आप वर्कर से कुछ बोलोगे, उसको निकाल दोगे, डांट दोगे, तो ट्रेड यूनियन हड़ताल कर देती थी यहाँ पे, ऐसी हालत थी। तो ट्रेड यूनियन एक कारण था। क्वालिटी प्रॉब्लम्स थी हमारे यहाँ इंडियन प्रोडक्ट्स की, ये भी एक प्रॉब्लम था। हमारे यहाँ लॉसेस बहुत थे पब्लिक सेक्टर की, वो भी एक प्रॉब्लम था। हमारे सारे पब्लिक सेक्टर लॉस में ही चले, क्यों? क्योंकि वो इच्छा ही नहीं होती ना उनकी काम करने की, इसलिए तो हम पसंद ही नहीं करते कि सरकारी में जाए। हमारी इच्छा होती प्राइवेट में जाओ, काम करो, पैसे तो बढ़िया रहेगा। ये लफड़ा है। इन्फ्लेशन का रेट बहुत हाई था, लोन्स हमारे ऊपर हेवी थे, ये सब रीजंस थे। फॉरेन एक्सचेंज खत्म होने की कगार पे था। मैंने आपको बताया फॉरेन एक्सचेंज की हालत बहुत ख़राब थी, देखा जाए तो बहुत बुरी हालत में थे अपन। इसीलिए उस समय ये सख्त ज़रूरत थी कि हम कुछ नया करें। और साथ ही साथ अपना जो सबसे अच्छा दोस्त था रशिया, 1980s में रशिया डिवाइड हो गया 15 अलग अलग कंट्रीज़ में। तो ये आपका पहला ऑब्जेक्टिव कि रशिया के कितने टुकड़े हो गए थे। इस हिसाब से देखोगे ना तो भारत बहुत प्यारा देश है, आज भी टुकड़े नहीं होने दिए हमने इतने सालों बाद भी, इंटीग्रिटी मेंटेन्ड है, नेशनलिज्म मेंटेन्ड है। रशिया 15 अलग अलग इंडिपेंडेंट स्टेट में टूट गया और वो वीक कंट्री हो गया बेसिकली देखा जाए तो, जो हमारा सबसे अच्छा दोस्त था। तो रशिया ने जैसे कैपिटलिस्ट मॉडल अडॉप्ट किया तो यार इंडिया ने भी देखा, और अपनी तो आदत है, रशिया अपना दोस्त था और अपनी आदत क्या है, इंडिया वालों की आदत है कि जो अपना दोस्त करे ना वो सबसे जरूरी करना, अपने को भी करने का। दोस्त ने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई, भले गलत कर रहा है मेन ट्रैफिक में, पर अपन भी बढ़ाएंगे भाई, यही तो कूलनेस है, यही तो स्वैग है, ये अपनी आदत है। इंडिया ने भी यही देखा कि उसका सबसे अच्छा मित्र, सबसे अच्छा दोस्त रशिया खुद कैपिटलिस्ट मॉडल पे आगे बढ़ रहा है, और दूसरी कंट्रीज उसके साथ जुड़ी थी वो कैपिटलिस्ट मॉडल पे आगे बढ़ रही, तो इंडिया ने भी बोला चलो हम भी अडॉप्ट करते। तो हमने यहाँ से लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन की शुरुआत की। एक और बड़ी प्रॉब्लम थी उस समय की, हमारा यहाँ का सारा गोल्ड मॉर्गेज था। ये लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, आपको एग्जाम में वैसे नहीं आएगी। बैंक ऑफ इंग्लैंड में हमने हमारा सोना गिरवी रखा था सिंपल भाषा में, ताकि अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को हम कंप्लीट कर पाएँ, मीट आउट कर पाएँ, उसको मेंटेन कर पाएँ। तो ये भी एक बहुत बुरा साइन था, देखा जाए तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। रशिया के 15 टुकड़े हुए, ध्यान रखना है ना। चलिए साहब, 15 अलग अलग कंट्रीज बन गई, स्टेट्स बन गए उसके। 1992 में एक रिवॉल्यूशनरी स्टेप हुआ और हमने शुरुआत की एक नई कहानी, एक नई पिक्चर की, वो थी एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। शुरू में विरोध भी बहुत हुआ कि पब्लिक सेक्टर ही होना चाहिए, प्राइवेट कहाँ से आ गया, प्राइवेट को अगर आप सारी चीज़ें दे दोगे तो कैसे चलेगा काम, फिर ये प्राइवेट वाले कब्जा कर लेंगे, फिर हम बिल्कुल अंग्रेज़ों जैसे गुलाम हो जाएंगे। हालांकि कुछ सच्चाई भी हो सकती थी उस बात में, और आज भी हो सकती है कि फिर हम किसी और पर डिपेंडेंट हो जाएंगे। अंग्रेज़ भी व्यापार करने के बहाने इंडिया आए थे, उन्होंने पूरे देश पर कब्जा कर लिया था, इस तरह के डर खौफ थे। गवर्नमेंट ने बोला नहीं, हम तो हमारी पब्लिक सेक्टर यूनिट जो कि लॉस में है, जो कि इनएफिशिएंट है, उनको बेचेंगे, और इसको बोला गया डिसइन्वेस्टमेंट। क्या नाम बोलोगे? डिसइन्वेस्टमेंट। ये आपका तीसरा एमसीक्यू। जो पीएसईज थे, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, उनके शेयर्स बेच दिए गए पब्लिक में, ताकि उसका फॉर्मेट, उसका कंट्रोल चला जाए दूसरों के हाथ में। गवर्नमेंट ने बोला हम डिसइन्वेस्ट करना चाहते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट दो तरीके से हो सकता है, एक
मेजर परसेंटेज, मेजर चंक किसी एक व्यक्ति को दे देना या मेजर चंक धीरे धीरे पब्लिक को सेल आउट कर देना, दोनों तरीके अलाउड है। तो भैया ये थी कहानी हमारे 1991-92 की कि किस तरह इंडिया मजबूरी में, ऐसा बोल लो मजबूरी में, नहीं करते नहीं तो शायद ये स्थितियाँ नहीं होती। तो कई बार बुरी चीज़ अच्छा समय लेके आती है, ये बात ध्यान रखना। अभी आप मेहनत कर रहे हो, थोड़ा सा बुरा समय पर रिजल्ट आएगा तो अच्छा लगेगा। कई बार इंडिया के लिए भी ऐसा हुआ कि बुरा समय बाद में अच्छे में कन्वर्ट हुआ। यही बात 91 की बात से, कहानी से हमको समझ पड़ती है। नेक्स्ट सर एक और बात आती है दिमाग में, पॉलिसी डिसीजन और गोल का मतलब क्या। तो देखो 3 सीक्वेंस ध्यान रखना। पहले आपका गोल होगा, उस गोल के आधार पर आप डिसीजंस लोगे और उन्हीं डिसीजन से बनेगी पॉलिसी। उल्टा नहीं होगा कि पॉलिसी फिर डिसीजन फिर गोल। पहले आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका टारगेट क्या है। भाई मेरा टारगेट है इंडिया में एजुकेशन या लिटरेसी रेशो बढ़े, ठीक है साहब, अब क्या करो सर, डिसीजन लो, कैसे बढ़े, पॉलिसी बनाओ उसके लिए। ये 3 स्टेप होती है। तो पॉलिसी, गोल और डिसीजन नहीं, ऐसा लिखना है आपको, गोल, डिसीजन और पॉलिसी। ये सीक्वेंस ज़्यादा बेटर है। पहला MCQ ध्यान रखना, पॉलिसी एमिनेट होती है डिसीजन से और डिसीजन एमिनेट होता है गोल से। क्या सर तीनों बातों के मतलब सेम है? ना ना ना, ये दूसरा ऑब्जेक्टिव भैया कि तीनों में सिमिलैरिटी नहीं है, तीनों ये सेम नहीं है, तीनों में थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। देखो कैसे, आपने डिसीजन लिया कि मुझे भूख लग रही, खाना खाना है, तो इसमें कौन सी पॉलिसी मेकिंग हो गई? इसके लिए कोई बहुत बड़ी पॉलिसी बनानी पड़ेगी, वो खाना कैसे खाते हैं? नहीं। आपने डिसीजन लिया मुझे घर से क्लास जाना है, छोटा सा डिसीजन। आपने डिसीजन लिया मुझे मूवी जाना है, इसके लिए कौन सी पॉलिसी? क्या हर डिसीजन पॉलिसी मेकिंग की तरफ ले जाएगा? ना ना ना, ऐसा नहीं होता। डिसीजन पॉलिसी मेकिंग की तरफ तब ले जाते हैं जब आपका कोई पर्टिकुलर टारगेट हो, कोई पर्टिकुलर गोल हो, वरना ऐसा नहीं होगा। डिसीजन की डेफिनेशन क्या लेंगे? डिसीजन का हिंदी मतलब होता है निर्णय, और निर्णय तभी होते हैं जब आपके पास अल्टरनेटिव्स हो। तो ध्यान रखना, एक और MCQ आपके सामने इस पैराग्राफ से, थर्ड, डिसीजन कब होगा? जब आपके सामने मोस्टली एक से ज्यादा अल्टरनेटिव हो। यार एक ही चॉइस है तो खाए का डिसीजन, वो तो मजबूरी हो गई। फिर हम डिसीजन की बात कर रहे हैं, निर्णय, और निर्णय तभी होते हैं जब हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हो, मल्टीपल चॉइसेस हो, मल्टीपल अल्टरनेटिव्स हो। ये आपका थर्ड ऑब्जेक्टिव है। फोर्थ ऑब्जेक्टिव, डिसीजन इज द एक्ट ऑफ मेकिंग अ चॉइस। क्यों? क्योंकि अल्टरनेटिव थे, तब जाके आप बोलोगे कि हाँ हमने कोई डिसीजन लिया। आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस थे करियर के, आपने चूज किया मैं CA बनना चाहता हूं, ठीक है साहब, ये है आपका एक डिसीजन। और डिसीजन हम कौन सा लेते हैं? डिसीजन हमेशा हम जो भी लेते हैं वो होता है बेस्ट अल्टरनेटिव ऑप्ट करने की कोशिश। अब हो सकता है बाद में डिसीजन सही जाए गलत, वो बात का मुद्दा है, लेकिन हमारी तरफ से हम वही चॉइस करते हैं, वही सिलेक्ट करते हैं जिसको हम बेस्ट अल्टरनेटिव के रूप में देखते हैं। तो ये था डिसीजन मेकिंग। अब इसी तरह गवर्नमेंट को भी क्या करना है साहब? डिसीजन मेकिंग लेनी है, उसी के आधार पर क्या बनेगी? पॉलिसी। अब सर इंडिया में पॉलिसी कैसी होगी? यार देखो, पब्लिक वेलफेयर होना चाहिए डेफिनेटली, पीस मेंटेन रहे, हार्मनी रहे, सिक्योरिटी रहे देश की, डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी हो, ये ऐसी पॉलिसीज इंडिया बनाना पसंद करेगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हो, लोगों की लाइफ स्टाइल का लेवल, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज हो, बड़े अच्छी हो, ये गवर्नमेंट की हमेशा कोशिश होगी। हर गवर्नमेंट का ही कोशिश होना चाहिए। एजुकेशन लेवल बढ़े, हेल्थ सिस्टम हमारा अच्छा हो, लीगल सिस्टम हमारा अच्छा हो, ऐसे न जाने कितने मुद्दे ये सब पॉलिसी मेकिंग में आते हैं। और पॉलिसी के लिए याद करो 4 फैक्टर पढ़े थे आपने, सोशो कल्चरल, रिलीजियस, पॉलिटिकल। उसी फ्रेमवर्क को यहाँ फिर से बोला गया। कई बार इसमें एथिक्स और वैल्यू, संस्कार और मूल्य भी जुड़ जाते हैं। तो कई बार आपकी पॉलिसीज आपके एथिक्स और आपके वैल्यूज से भी डिसाइड होती हैं। ये है आपका फोर्थ MCQ। जितनी भी पॉलिसीज उसमें ये सब तो आएगा ही आएगा, इसके अलावा ये 1-2 फैक्टर और आ गए। फिर हमने नेचर पढ़ा, रेस्ट्रिक्टिव, रेगुलेटरी और फैसिलिटेटिंग। तो रेगुलेटरी पॉलिसीज क्या होंगी? ये आपका अगला ऑब्जेक्टिव। रेगुलेटरी पॉलिसीज आर कंसर्न विद व्हाट? अगेन फिर से रिपीट हुआ, रेगुलेशन ऑफ नेशनल एंड फॉरेन ट्रेड। ओके, बिजनेस की बात कर रहे हैं। दूसरा, बिजनेस का रेगुलेशन करना। तीसरा, सेफ्टी मेजर्स, पब्लिक यूटिलिटीज एक्सेट्रा। ये जो भी रेगुलेटरी पॉलिसीज है इसके लिए होगा एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसके लिए आपने एग्जांपल पढ़ा RBI का, IRDA का, सेबी का। ये एग्जांपल्स भी आपने मुझसे पढ़े, तो ध्यान रखिएगा। एक और एग्जांपल आपको याद आए तो एक CCI है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जो मैनेज करेगा फेयर कंपटीशन को इंडिया के बिजनेसमैन के बीच में। CCI भी एक बॉडी है, ये आपने पढ़ा है। अलग अलग बॉडीज रेगुलेटरी काम करती। तो हमारा गोल क्या है, उसी के हिसाब से आप अल्टरनेटिव्स देखते हो, फिर आप उसमें से डिसीजन लेते हो, डिसीजन फाइनली कन्वर्ट होता है पॉलिसी मेकिंग। आपका गोल था फिट रहना, तो फिर आपने मल्टीपल ऑप्शंस में से डिसीजन लिया कि यार मैं रोज सुबह योगा करूंगा। आप जिम भी जा सकते थे, आप साइकिलिंग भी कर सकते थे, स्विमिंग भी कर सकते थे। आपने एक अल्टरनेटिव चूज किया, योगा। और योगा को लेके आपने पूरी पॉलिसी बनाई, कितने घंटे, किस तरह से, किसी टीचर की मदद लेना है, खुद करना है, सीखना है, कितने समय तक करना और कैसे। हम 6 महीने बाद इसको इवैल्यूएट करेंगे कि हमारी हेल्थ फिट है, हम फिट हुए, उसका कोई इफेक्ट हुआ या कोई इफेक्ट नहीं हुआ। तो पॉलिसी को आइडेंटिफाई करने से पहले प्रॉब्लम को समझा, प्रॉब्लम समझा तो गोल तय हुआ, गोल से डिसीजन, डिसीजन से पॉलिसी, पॉलिसी का फॉर्मुलेशन, फिर इंप्लीमेंटेशन,
और इम्प्लीमेंटेशन के बाद इवैल्यूएशन। ये पूरा प्रोसेस आप अपने घर में अपने खुद की फिटनेस या हेल्थ के लिए भी फॉलो करते हो। ये था बॉस पॉलिसी, डिसीजन और गोल। नेक्स्ट पैराग्राफ में दो बातें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कुछ पॉलिसीज डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसीज होती है, मतलब सोशल वेलफेयर पॉलिसी। क्या नाम है इनका? सोशल वेलफेयर। जैसे गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है, गवर्नमेंट गरीबों को राशन देती है, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स देती है। ऐसे बच्चे जो फाइनेंशियली वीक हैं, क्या है ये? गवर्नमेंट दिल खोल के, खजाना खोल के बांट रही है। डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसीज, टारगेट एक ही है, सोशल वेलफेयर होना। बीपीएल परिवारों के लिए खाना देना, आपको मालूम है अपने, इसीलिए राशनिंग की दुकानें, राशन की दुकानें इसीलिए चल रही हैं। वुमेन के लिए जस्टिस के लिए काम करना, हेल्थ एरिया के लिए काम करना, दीज आर ऑल वेलफेयर पॉलिसीज। इनके लिए कुछ ना कुछ बेनिफिट होना चाहिए, इसमें पब्लिक का सहयोग लगेगा, बिल्कुल लगेगा। गवर्नमेंट अलग अलग प्रोग्राम्स चला सकती है, जिसको हम फैसिलिटेटिंग भी बोल सकते हैं, प्लस सोशल वेलफेयर भी। सर्व शिक्षा अभियान फैसिलिटेटिंग भी है और सोशल वेलफेयर भी। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिंग पॉलिसी है। ये आप एक एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा कि हमारा एक और ऑब्जेक्टिव बना। सोशल वेलफेयर पहला नाम, दूसरा डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी। और आप जानते हैं जनधन योजना से लेके जितने भी प्रधानमंत्री उन्होंने अलग अलग, राज्य सरकारें अलग अलग, उन्होंने अलग अलग बीमा पॉलिसी, फसल बीमा योजना, जानवर की बीमा योजना, ओलावृष्टि योजना, न जाने कितनी स्कीम्स, 5 रुपए में खाना। अरे यार ऐसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटिव करे ना, इनने बिल्कुल खजाना ही खोल दिया लपक के। अब अपने यहाँ की जनता इस चक्कर में मट्ठी हो गई, उनको लगता हर चीज़ फ्री में मिल जाए। ये भी एक लफड़ा है। डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी कई बार लोगों को कमज़ोर और आलसी बना देती है। ये आप अभी अपने करंट सिनारियो में वॉच भी करते होंगे। नेक्स्ट सर, क्या इंडिया लार्जेस्ट डेमोक्रेसी? हाँ, ये आपका थर्ड एमसीक्यू हो सकता है। और यूनियन गवर्नमेंट डिसाइड करती है नेशनल गोल्स को, स्टेट गवर्नमेंट फॉलो करती है उन्हीं को और अपने खुद के स्टेट के गोल्स को, ये ध्यान रखिएगा। लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो अपने स्टेट के लिए काम करती है कि हमारे राज्य की क्या समस्याएं हैं, उसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो दो अलग अलग लेवल, ये लेवल आप आगे पढ़ चुके हैं मुझसे। दो अलग अलग तरह के एक्ट बन सकते हैं, दो अलग अलग तरह की पॉलिसीज बन सकती हैं, एक सेंट्रल लेवल पे और एक स्टेट लेवल पे। तो एक्ट बनाने की पावर दोनों की है, ये बात ध्यान रखना। ये आपका फोर्थ एमसीक्यू है कि स्टेट लेवल पे भी एक्ट बन सकते हैं, पॉलिसीज बन सकती हैं, और सेंट्रल लेवल पे भी एक्ट और पॉलिसी बन सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट किसकी मदद लेगी सर? मिनिस्ट्रीज की, अलग अलग डिपार्टमेंट्स की, मिनिस्ट्री की, अलग अलग बॉडीज की जो रेगुलेट करती हैं किसी न किसी सेक्टर को। तो ध्यान रखिएगा, ये सब गवर्नमेंट के प्रोसेस में है। नेक्स्ट मालिक, प्रोसेस ऑफ लिबरलाइजेशन वाज वन ऑफ द मेजर शिफ्ट इन इंडियाज इकोनॉमी। ये आपका फिफ्थ लाइन। ये सर अजीब सी बात है, हमको तो नहीं लगता ये एमसीक्यू आएगा दादा। वो और कुछ नहीं बोलेंगे तो यही पूछ लेंगे व्हाट इज द मेजर पॉलिसी शिफ्ट, और ऑप्शन दे देंगे तीनों का। आपको लिबरलाइजेशन टिक करना है क्योंकि आंसर में यहाँ लिबरलाइजेशन है। क्या होता है सर लिबरलाइजेशन? ट्रेड को आसान बनाना, और खासकर फॉरेन ट्रेड को। बाहर वालों को यहाँ आने की परमिशन देना, उनके लिए रूल्स को लिबरल करना, उनको फैसिलिटेट करना, सिंगल विंडो क्लियरेंस देना, उनकी रेस्ट्रिक्शंस को कम करना, ताकि इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज आए, इंडिया में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़े, इंडिया में टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हो, और इंडिया एक फेवरेट डेस्टिनेशन बन पाए फॉर एफडीआई। तो लिबरलाइजेशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एफडीआई फ्लो देता है हमको डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का। एफआईआई सिर्फ इन्वेस्ट करते हैं इक्विटी शेयर्स में, ज़्यादा बेटर एफडीआई है रेदर देन एफआईआई। एफआईआई सिर्फ शेयर मार्केट में पैसा लगाएंगे, उनका प्रॉफिट निकालेंगे और चले जाएंगे। एफडीआई यहाँ बकायदा बिजनेस करेगा, लंबे समय तक टिकेगा, अपने को भी फायदा पहुंचाएगा। तो एफडीआई ज़्यादा प्रमोशन वाली चीज़ है, ज़्यादा याद रखने वाली चीज़ है। यह था आपका पॉलिसी गोल और डिसीजन की इंडियन गवर्नमेंट ने क्या क्या किया, कौन कौन सी पॉलिसी लगाते हैं वो, और स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल पे क्या पॉलिसीज फ्रेम होती हैं। नेक्स्ट टारगेट सर आखिरी, वो है प्राइवेटाइजेशन। अब क्या करें, आखिरी स्टेप एलपीजी में प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन सर 91 में लाया गया, कारण वही है यार, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा था, पब्लिक एंटरप्राइजेस लॉस में थे, काम ढंग से हो नहीं रहा था। रीज़न तो वो कि वही है, दो मेन ऑब्जेक्टिव पर हम जिस पे ऑब्जेक्टिव्स भी बना सकते हैं, दो मेन कारण बोल लो, यही हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला, टू रेज रेवेन्यू रेज करना। फिस्कल फाइनेंशियल क्रंच में थे, पैसे की कमी थी इंडिया के पास, उससे बाहर आने के लिए जब तक प्राइवेट सेक्टर काम नहीं करेंगे तब तक तो प्रॉफिट नहीं आएगा, और प्रॉफिट नहीं आएगा तो गवर्नमेंट को टैक्स वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगा। और दूसरा, प्रॉफिटेबिलिटी और इफिशिएंसी इंक्रीज करना। अपने यहाँ लोग मट्टे हो गए थे, पब्लिक सेक्टर में काम करते नहीं थे लोग, कोई टारगेट नहीं था, कोई टारगेट अचीव नहीं करते थे, नौकरी बजा रहे थे सरकारी। गवर्नमेंट को समझ पड़ गई कि अगर इफिशिएंसी बढ़ानी तो प्राइवेटाइजेशन प्रमोट करना पड़ेगा। ये आपके दो कारण। प्राइवेटाइजेशन, तीसरा एमसीक्यू डेफिनेशन है, मैनेजरल अप्रोच ऑफ ऑनरशिप चेंज कर रहे हो आप, वन और मोर गवर्नमेंट ऑन इंस्टीट्यूशन को प्राइवेट हाथों में दे रहे हो, प्राइवेट कंट्रोल में पुटअप करना चाहते हो, इसको बोला जाता है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन के बेनिफिट सर, हायर फ्लेक्सिबिलिटी, ध्यान रखना, इनोवेशन, दूसरा कॉस्ट सेविंग, ये आपका तीसरा बेनिफिट, ध्यान रखना, तीन बेनिफिट, हायर फ्लेक्सिबिलिटी, इनोवेशन और कॉस्ट सेविंग। नुकसान सर, एम्प्लॉय को डर लगता है, एम्प्लॉय का मोरल डाउन होता है, उसको डर लगता है कि मुझे कभी भी नौकरी से निकाल दिया जाएगा। फियर ऑफ डिसलोकेशन सबसे बड़ा डर है
क्या इंडिया में प्राइवेटाइजेशन की प्रोसेस आसान रही होगी? क्या वो इजी था? नहीं नहीं नहीं, प्राइवेटाइजेशन बहुत टफ था, क्योंकि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को प्राइवेट लोगों को बेचना, प्राइवेट व्यक्ति जब भी कोई चीज खरीदता अपना पहले मुनाफा देखता है कि भैया मैं कमाऊंगा कि नहीं कमाऊंगा, तो मैं किसी चीज को खरीदूंगा। प्रॉब्लम, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स लॉस में थी, कौन हाथ डालेगा भैया, कौन पैसा लगाएगा? हाँ, जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स प्रॉफिट में थी ना, जो एंटरप्राइज प्रॉफिट में थे, उनके लिए बहुत सारे परचेजर्स आ गए बिड करने, जो लॉस में थी नहीं आ रहे थे। बड़ा टफ काम था गवर्नमेंट के लिए प्राइवेटाइजेशन की प्रोसेस को बढ़ाना। इसीलिए क्या बोला गया, द एफर्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन वाज एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी विद अ लॉट ऑफ रेसिस्टेंस। गवर्नमेंट को बहुत रेसिस्टेंस झेलना पड़ा शुरुआत के 4-5 सालों में। लोग प्राइवेटाइजेशन को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे, पब्लिक सेक्टर यूनिट में पैसा डालना नहीं चाहते थे, गवर्नमेंट को दिक्कतें आई। तो कभी मेरा मन ये बोलता है, कभी ये पूछ ले कि क्या इंडिया में प्राइवेटाइजेशन ईजी रहा, तो ध्यान रखना ये आपका पहला एमसीक्यू है। इट वॉज विथ अ लॉट ऑफ रेसिस्टेंस। खास बात, क्या बढ़ता है प्राइवेटाइजेशन? हमने 4 बेनिफिट तो पहले ही देख लिए, उसके अलावा इफिशिएंसी, क्वालिटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस। सबसे बड़ी 3 बातें बॉस प्राइवेट प्लेयर्स इसीलिए प्रमोट करती है हर कंट्री, क्योंकि वो जानती है ये लोग इफिशिएंटली काम करेंगे, ये लोग प्रॉफिटेबिलिटी के लिए काम करेंगे, ये लोग इनोवेशन करेंगे, क्रिएटिविटी रखेंगे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करेंगे, क्वालिटेटिव प्रोडक्ट देंगे और फेयर कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी तो और ज्यादा अच्छा प्रोडक्शन होगा। तो ये बात प्राइवेटाइजेशन के बेनिफिट में जाती है। तो ये बात प्राइवेटाइजेशन के बेनिफिट में जाती है, और आप जानते हो ये तीनों ही चीजें सरकारी में गायब है। ना इफिशिएंसी है, ना क्वालिटी है, ना कोई आपस में कंपटीशन है। बैठे हुए मट्ठे जैसे, हाँ कर देंगे, क्या दिक्कत है। पब्लिक सेक्टर में ये तीनों चीजें मिसिंग थी, ना तो इफिशिएंसी है, ना कोई क्वालिटी है, ना कोई कॉम्पिटिटिवनेस है। बैठे हुए मट्ठे जैसे, उनसे बोलो काम कर दो तो बोले हाँ। वो कबीर के दोहों को उल्टा करके बोलते थे कि जो आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, जल्दी काहे को प्यारे जब जीना है बरसों। तो गवर्नमेंट एंटरप्राइज बिना किसी गोल और बिना किसी एम के काम करते हैं, जबकि प्राइवेट में मोटिवेशन होता है, क्रिएटिविटी होती है, इनोवेटिव प्रोडक्ट लाते हैं, क्वालिटेटिव प्रोडक्ट लाते हैं, रिलायबल होते हैं, काम फटाफट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। यही तो प्राइवेट की खास बात है। और इसीलिए आप और मैं अपने जीवन में नॉर्मली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाना पसंद नहीं करते। तो ये सारे रीजंस थे प्राइवेटाइजेशन के 4 तरीके। ये एग्जाम में मेन ये वाला पॉइंट याद रखिएगा, 3 कारण, और एक ये कि वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, वो क्रिएटिव होते हैं, वो रिलायबल होते हैं, भरोसेमंद होते हैं, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट सर्विस देते हैं, इसीलिए हम प्राइवेट को पसंद करते हैं। 4 अलग अलग तरीके प्राइवेटाइजेशन के, ये आपका अगला ऑब्जेक्टिव है। डेलीगेशन करना, गवर्नमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइवेट के हाथों में सौंप देती है, सुपरविजन उन्हीं का होता है, लेकिन डेलीगेट कर देती है। इन्वॉल्वमेंट गवर्नमेंट का ही है, लेकिन कुछ सर्विसेज, कुछ पार्ट्स उन्होंने डेलीगेट कर दिए कि ये प्राइवेट वाले करेंगे ना तो ज्यादा अच्छा होगा। जैसे साफ सफाई करना गवर्नमेंट का रूल है, गवर्नमेंट का कंट्रोल है, गवर्नमेंट ने वो साफ सफाई का पूरा ठेका मान लो प्राइवेट वालों को दे दिया कि तुम करके दो, करना हमको है पर तुम करके दो, कंट्रोल हमारा ही होगा। ये कहलाएगा डेलीगेशन। ये एक तरीका है जिसमें फ्रेंचाइजी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आप किसी और को अपना पावर डेलीगेट करते हो। दूसरा डाइवेस्टमेंट, डाइवेस्टमेंट में पार्शियल ऑनरशिप जो है वो प्राइवेट प्लेयर्स को दे दी जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइवेट प्लेयर्स को दी जाती है। तीसरा डिस्प्लेसमेंट, ध्यान से देखना, डिस्प्लेसमेंट, प्राइवेट एंटरप्राइज धीरे 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 अपने आप को एनलार्ज करते हैं, बढ़ाते जाते हैं, इतना बढ़ाते हैं जैसे कि अपन बस में बैठते हैं ना, भैया जरा सी सीट दोगे क्या, बैठ गए, फिर और धक्का दिया, फिर और धक्का दिया, फिर और धक्का दिया, इतना धक्का दिया कि पूरी सीट पे कब्जा कर लिया, इसको बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेयर्स जैसे कि रिलायंस और एयरटेल ने इतना खसकाया, इतना डिस्प्लेस किया, इतना खसकाया कि बॉस आज बीएसएनएल, एमटीएनएल खत्म होने की कगार पर है। ये कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। और चौथा डिसइन्वेस्टमेंट, अपना मेजर पोर्शन सेल कर देना प्राइवेट हैंड्स में, ये कहलाता है डिसइन्वेस्टमेंट। तो 4 अलग अलग तरीके, डेलीगेशन, डाइवेस्टमेंट, डिस्प्लेसमेंट और डिसइन्वेस्टमेंट। बहुत सारी बार डाइवेस्टमेंट और डिसइन्वेस्टमेंट पैरेलली यूज किए जाते हैं, क्योंकि ऑनरशिप बेच रही है गवर्नमेंट। दोनों केस में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं करें, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे अपनी ऑनरशिप किसी और को स्टेक पर देनी है, किसी और को सेल पर देनी है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा वो है एफडीआई। एफडीआई सर सबसे पसंदीदा व्यक्ति किसी भी देश के लिए, क्योंकि ये वहां बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये लाते हैं पूंजी, कैपिटल, पैसा लेके आते हैं और बिल्कुल भड़बदल्ले देते हैं पैसा की, लो पैसा यूज करो हमारा और हमको प्रॉफिट दो। तो भैया ये आते हैं, ये लुक्रेटिव सोर्स ऑफ फाइनेंस है, इनसे ज़्यादा बढ़िया कोई हो नहीं सकता। हमारे ह्यूज डोमेस्टिक मार्केट के लिए हम अट्रैक्टिव प्लेस थे, इसलिए भी एफडीआई आए। बहुत बड़ा देश है, बहुत सेल की प्रोबेबिलिटी है, बहुत प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी, इसलिए हर देश आज भी इंडिया, इसीलिए हर देश का बिजनेसमैन आज भी इंडिया के मार्केट में उतरना चाहता है। चलिए साहब, क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है? किसी भी क्लोज्ड इकोनॉमी, जैसे इंडिया क्लोज्ड इकोनॉमी थी 91 के पहले,
किसी भी नेशनल प्रोग्राम ऑफ प्राइवेटाइजेशन को अगर आपको प्रमोट करना है तो बॉस, जब आप बोल रहे हो कि हम प्राइवेट प्लेयर्स के थ्रू वर्क करना चाहते हैं तो भैया एफडीआई को बुलाना ही पड़ेगा। प्राइवेट प्लेयर्स के थ्रू अगर आप काम करना चाह रहे हो तो एफडीआई को न्योता दो कि भारत आओ। ग्लोबलाइजेशन को बढ़ाना चाहते हो तो भैया एफडीआई को न्योता दो कि पधारो हमारा देश, ताकि वो यहाँ आके पैसे लगाएं। तो लिबरलाइजेशन इज ऑलवेज पेयर्ड विथ रेगुलेशंस, ये बात जरूर ध्यान रखना, ये आपका अगला एमसीक्यू है। लिबरलाइजेशन रखना, उनको बुलाना, पधारो हमारा देश करना, लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शंस, कुछ रूल्स उनके लिए भी बनाने की जरूरत है। तो भैया इस पैराग्राफ में उन्होंने सिर्फ इतनी सी बात समझे, एफडीआई भयंकर पैसा लेके आते हैं, किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए जरूरी है। अगर आप प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करना चाहते हो तो एफडीआई को लाना ही पड़ेगा। इसके बिना आप एकदम से अपनी इस पॉलिसी को अडॉप्ट नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट आप एफडीआई की डेफिनेशन, ये हमारा अगला एमसीक्यू है। इट इज अ कैश फ्लो या फ्लो ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट टू एन एंटरप्राइज इन ए नेशन। किसी भी दुकान को, किसी भी बिजनेस को एफडीआई का सपोर्ट मिलना, उस दुकान के लिए, उस एंटरप्राइज के लिए भी खास है, उस नेशन के लिए भी खास है। एफडीआई लगा कौन रहा है? मालिक ये कोई दूसरा दुकानदार, कोई बड़ा इन्वेस्टर आपके यहाँ पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। बस इतनी सी बात ध्यान रखना। वो बड़ा इन्वेस्टर कहाँ बैठा है? सर वो बैठा है भारत के बाहर, इसीलिए तो हम फॉरेन बोल रहे हैं। फॉरेन से यहाँ आके वो पैसा लगा रहा है हमारी किसी बिजनेस में, हमारी किसी दुकान में, उससे दुकान का भी फायदा, देश का भी फायदा, उसका भी फायदा। ये है एफडीआई। एफडीआई के रेट्स क्या सब दूर सिमिलर है? मतलब क्या एक बिजनेस में एफडीआई 100% कंट्रोल ले सकती है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, अलग अलग रेट्स है। कुछ जगह अगर 100% है तो कुछ जगह 26 है, कुछ जगह 49 और कुछ जगह 51। मतलब गवर्नमेंट ने सेक्टर वाइज बोला कि भैया एफडीआई चलो आओ पैसा लगाओ। एफडीआई बोल रहा है हम 100% कंट्रोल चाहते हैं। गवर्नमेंट बोल रही नहीं नहीं, इसमें आपको सिर्फ 26% तक का स्टेक लेने की परमिशन है, या इसमें आप सर है ना सिर्फ 51% ही ले पाओगे, ऐसा गवर्नमेंट एफडीआई को बता रही है। कुछ एरियाज हैं जिसमें गवर्नमेंट कभी भी नहीं चाहेगी कि विदेशी लोगों का हाथ रहे, विदेशी लोगों का पैसा लगे, वो बहुत रिस्की एरिया होंगे। नाम पढ़ो ऐसे रिस्की एरिया की, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। फ्यू सेक्टर जहां एफडीआई अलाउ नहीं करना है गवर्नमेंट को किसी भी मैनर में, सबसे पहला आप जानते हो ऑटोमिक एनर्जी, लॉटरी बिजनेस, गैम्बलिंग, निधि बिजनेस, चिटफंड बिजनेस, एग्रीकल्चर, एक्सक्लूडिंग, ध्यान रखना एक्सक्लूडिंग ये सब। ऐसा बोल लो सिंपल भाषा में, जिसमें अपने को ज़रूरत है ना उसमें अपन ने उनसे पैसा लगवा लिया। जो सिक्योरिटी से रिलेटेड मुद्दे हैं, जो सेफ्टी से रिलेटेड मुद्दे हैं, जो पैसे से रिलेटेड मुद्दे हैं, जो जनता के पैसे से रिलेटेड मुद्दे हैं, उसमें अपन ने रोक दिया। हाउसिंग और रियल इस्टेट में हानि किया, मना करा, लेकिन कब हाँ करा? हमने हाँ करा टाउनशिप डेवलप करो, रेसिडेंशियल कमर्शियल प्रीमाइसेस डेवलप करो, रोड और ब्रिजेस अपनी जरूरत थी तो अपन ने बोला यहाँ पैसा लगा दो। इसके अलावा टीडीआर्स का फुल फॉर्म ध्यान रखना, ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स प्रोहिबिटेड है। इसके अलावा सिगार, चुरिट, सिगरेट्स, इन सब टोबैको सब्स्टिट्यूट्स में भी अपन ने रोक दिया। एक रीडिंग लेना, ऑटोमिक एनर्जी से शुरू होकर सिगरेट पे ये खत्म होता है। इसमें एग्रीकल्चर में कुछ चीज़ें अलाउ की, जैसे फ्लोरिकल्चर, फ्लावर्स का बिजनेस ठीक है ना, ये थोड़ी बहुत चीज़ें, एनिमल हस्बेंड्री अलाउ कर दिया, चलने दो। पिसीकल्चर अलाउ कर दिया, चलने दो। वेजिटेबल्स, मशरूम्स, ठीक है ना, ये नॉर्मल चीज़ें, अपनी ज़रूरत की चीज़ें, वो पैसा लगाना चाहें तो लगाएं। ये 9 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। और हमारा मेजर फ्लो हुआ सबसे ज़्यादा यूएस से, इसके बाद यूके से, सिंगापुर, जापान, चाइना अभी करंटली सबसे ज़्यादा कर रहा है अलग अलग तरीके से। पेटीएम में भी चाइना का हिस्सा है, आप जानते हो। तो ये अभी लगातार एफडीआईस इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। चलिए आखिरी एफआईआई, अभी बता दिया था एफडीआई अपने को चाहिए, एफआईआई आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक, क्योंकि एफआईआई आने का मतलब है वो सिर्फ शेयर मार्केट में पैसा लगाएगा, अपना प्रॉफिट बुक करेगा और अपना सारा पैसा वापस निकाल के ले जाएगा। मतलब यहाँ आएगा 100 रुपये की चीज़ खरीदेगा, जैसी वो 200 होगी सारा पैसा बाहर कर लेगा। तो एफआईआई सिर्फ अपनी इक्विटी मार्केट के प्रमोशन के लिए, इक्विटी मार्केट के ग्रो के लिए ज़रूरी है, लेकिन उनसे अपना लार्ज टर्म इम्पैक्ट नहीं होता देश के लिए। देखिए एफआईआईज आर लार्ज फॉरेन ग्रुप्स विथ सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट। इनके पास बहुत हेवी फंड है। ये कहाँ पैसा लगाते हैं सर? ये पैसा लगाते हैं इक्विटी मार्केट में। और इनको क्या चाहिए? इनको चाहिए रिटर्न, इनको चाहिए प्रॉफिट, तो ये आपके यहाँ पैसा लगाना पसंद करते हैं। तो ये आपके मार्केट को पहुंचाते हैं रॉकेट की तरह ऊपर, जिसको बोला जाता है बुलिश मार्केट। लेकिन जैसे ही फायदा मिलेगा ये चल देंगे तो शायद वापस आपका मार्केट नीचे आ जाए। हालांकि ये स्ट्रॉन्ग फॉरेन करेंसी का फ्लो मेंटेन करते हैं इंडिया के अंदर। तो ये था मालिक एफडीआई। ये था आपका चैप्टर जिसमें आपने शुरू में पॉलिसी पढ़ा, पब्लिक पॉलिसी पढ़ा, टाइप्स ऑफ पॉलिसी पढ़ा, पॉलिसी फॉर्मुलेशन प्रोसेस पढ़ा, कई बार पॉलिसी एक्ट में कैसे कन्वर्ट होती है, इंडिया को एलपीजी की जरूरत क्यों थी, एक एक करके आपने स्टेप्स पढ़ी, नीड फॉर रिफॉर्म, लिबरलाइजेशन की डेफिनेशन आपने पढ़ा, प्राइवेटाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी, इंडिया में 4 तरह के प्राइवेटाइजेशन होते हैं, और एफआईआईज और एफडीआईज की हमने क्या पॉलिसीज बनाई, खासकर एफडीआई की, जिससे कि इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज का फ्लो जो है वो इंक्रीज हुआ। और आज भी
हम बहुत सारे जगह FDIs परमिट कर ही रहे हैं धीरे धीरे, और अपने रूल्स को शिथिल करते जा रहे हैं, लिबरल करते जा रहे हैं। कुछ ये 8-10 एरिया छोड़ दें, यहाँ पर अभी भी हमने FDI रोक रखा है, वरना बाकी सब जगह हमने परमिट किया है। ये था मालिक पब्लिक पॉलिसी को लेके चैप्टर। ये मैंने आपको शुरू किया था इस बात से कि बॉस, जब भी आप सपना देखो ना बिजनेस का, ध्यान रखना गवर्नमेंट की पॉलिसी आपको बना भी सकती है, गवर्नमेंट की पॉलिसी आपको बिगाड़ भी सकती है। आप टोबैको प्रोडक्ट्स बना रहे हो, गवर्नमेंट बोलते हैं हम टोबैको प्रोडक्ट्स बैन करते हैं, लो बिगड़ गई, आपका धंधा चौपट। आप विमल गुटखा बनाते हो, जुबान केसरी, गवर्नमेंट ने बोला भैया बहुत हो गया केसरी, अब हम इसको काली कर रहे हैं, हम बैन कर रहे हैं, अब नहीं बनेगा, लो आपका बिजनेस ठप हो गया। हर देश में जहां भी आप जाते हो वहां की गवर्नमेंट की पॉलिसी को स्टडी किए बिना कभी भी कोई व्यक्ति बिजनेस शुरू नहीं करता। आप भी ये बात ध्यान रखिएगा, अपना सपना मनी मनी जरूर पूरा होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। जितने MCQs मैंने बोले हैं बॉस दिमाग में बिठाना, मैंने सारे इंपॉर्टेंट MCQs यहाँ आपके लिए टिक कर दिए, और वो भी ऐसे ऐसे पॉइंट पे जहां से ICI घुमाकर क्वेश्चन पूछ सकता है। शायद आपका ध्यान न गया हो तो बहुत ही बढ़िया, न गया हो तो ये मैंने आपकी यहाँ पर मदद की। आपको अच्छा लगे तो मुझे बताइएगा बिल्कुल। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। राधे राधे।